भी बाज नहीं आए तो हम चुनाव आयोग में जाकर के बाकायदे अफसरों की फोटो हम खींच रहे हैं। अखबारों में जो खबरें आ रही हैं कि कहाँ कहाँ बैठ के सरकारी अधिकारी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी करा रहे हैं, कहाँ कहाँ ये बिजली के छापे डलवा रहे हैं। लोगों का उत्पीड़न चुनाव के समय में भी बंद नहीं हो रहा है। आज नगर परिषद में, बिजली के महकमे में, पुलिस डिपार्टमेंट में या लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट में, उनमें अभी भी खुली लूट चली हुई है। और जो ये हमारी 33 रेल जो चला करती थी, हमारे बार बार कहने के बावजूद भी होडल कोसी से चलने वाली 33 रेलों को आज भी शुरू नहीं किया गया है। तो अगर ये इन्होंने आने वाले दिनों में जो 12 रेल आज EMU चल रहे हैं वो बहुत कम है, कमेरे वर्ग को बहुत तकलीफ है, बहन बेटियों को बहुत तकलीफ है, तो हम फिर इलेक्शन कमीशन से मांग करेंगे कि इन रेल्स को चलवाया जाए। बीजेपी की नाजायज बसों को चलाने के लिए हमारे इलाके की रेल यात्रा को बंद कर दिया जाता है। भाजपा के नुमाइंदे बोल नहीं रहे हैं क्योंकि ये बसें भाजपा नेताओं की हैं। और इसी तरीके से GST की छापेमारी, वो भाजपा नेता जो अपने विरोधी हैं या दबाव बनाने के लिए उनके ऊपर GST की छापेमारी करा रहे हैं। दोनों जिलों में फिरौतियों का धंधा अब ये साबित हो चुका है कि ये बीजेपी के इशारों पर ही फोन पर धमकियां भले और शरीफ लोगों को दी जा रही हैं। पुलिस, पलवल, यहाँ की SP, फरीदाबाद का कमिश्नर, ये फिरौती वाले धंधे वालों से मिले हुए हैं और बहुत मोटा लेन देन फिरौतियों के एवज में लोगों के साथ हो रहा है। बिजली के छापों में रिश्वत लेकर के छोड़ दिया जाता है या बीजेपी की वोट के लिए हाथ दबाव बनाते हैं छोड़ने का। तो ये इस तरह की जो बदतमीजियां ये कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज ये पूरे दोनों जिलों के अंदर ना सफाई है, ना कोई पीने के पानी का इंतजाम है, ना कोई सीवर का इंतजाम है। 9.5 साल जो सरकार हाथ पर हाथ धर करके बैठी रही और उस नाकामयाबी का केवल मात्र एक मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को बलि का बकरा बना देना, तो 9.5 साल इसका मतलब ये बीजेपी की साजिश थी, चाल थी, जो हरियाणा का इतना नुकसान हुआ, ना डेवलपमेंट हुआ, ना रोजगार मिला। जो कौशल विकास के अंदर जो भर्तियां चल रही हैं वो असंवैधानिक हैं, गैर कानूनी है। ये कौशल विकास एक ठेकेदार की संस्था है जो गुजरात का रहने वाला है। सरकार के खजाने से कौशल विकास में भर्ती होने वाले सभी लोगों की तनख्वाह सरकार का खजाना देता है और वो जो कौशल विकास का ठेकेदार है वो अरबों खरबों रुपए का कमीशन घर बैठे ले रहा है। कौशल विकास में ना कोई जिम्मेवारी है, ना कोई किसी तरह की कोई नौकरी का कोई उसमें प्रबंध है। एक लूट की संस्था कौशल विकास बना करके बीजेपी ने 9.5 साल जो तमाशा बनाया, उसका हिसाब देने का समय था तो मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री की छुट्टी कर दी। अगर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री में इतनी कमियां थी तो सरकार को, बीजेपी की पार्टी को बताना चाहिए। भाई 9.5 साल एक आदमी को मुख्यमंत्री रखा और आज बिना कारण उसे हटा दिया। कम से कम लोगों को बताना चाहिए भी हमने ये कमियां देखी मुख्यमंत्री के अंदर या गृह मंत्री के अंदर, इसलिए हमने इनको हटाया है। और चुनाव अधिसूचना के दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार करना, ये भी चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना है जो इन्होंने मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया है। क्योंकि चुनाव अधिसूचना होने के बाद कोई भी अपॉइंटमेंट ये किसी भी पब्लिक सर्वेंट की नहीं हो सकती, चाहे वो कोई बोर्ड के चेयरमैन है या वो मंत्रिमंडल में है। अगर इन्हें करनी थी तो इन्होंने अधिसूचना वाले दिन जो ड्रामा किया, बुला करके गाड़ियां बुला करके वापस की। और आज जो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो बनाए हैं, राज्य मंत्री,
ये हरियाणा के लोगों के साथ धोखा है। इसका मतलब भाजपा सारी ताकत कहीं और ही से चलाना चाहती है, ना यहाँ मुख्यमंत्री को काम करने देंगे, जैसे 9.5 साल नहीं करने दिया। और आज के मुख्यमंत्री को भी भाजपा के जो पीछे दरवाजे से शासन चलाने वाले लोग हैं वो हरियाणा में राज नहीं करने देंगे। और यही वजह है कि इतने राज्य मंत्री हरियाणा में पहली दफा बने। उन्हें राज्य मंत्री का क्या लेना देना, फिर महकमों को कैसे चलाएंगे वो। इसका मतलब ये है कि परोक्ष रूप से भाजपा हरियाणा में राज करना चाहती है। 9.5 साल खराब किया, और जब इन्होंने खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बनने के लायक समझा नहीं, तो फिर सांसद बन के श्री मनोहर लाल। ठीक है कि अगर हम कहें शिक्षा के बारे में, तो आजकल सभी लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, फिर भी काफ़ी मात्रा में सब अपने बेटियों को पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, जैसे भी प्राइवेट हो या सरकारी हो। लेकिन सरकारी हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ मध्य वर्ग के जो परिवार होते हैं वो अपनी बेटियों को हाई लेवल में नहीं पढ़ाना चाहते, फिर उनकी शादी कर देते हैं। तो लड़कियों के लिए उनको ऐसी संस्था खोलनी चाहिए जिससे उनका विकास हो सके, लड़की भी शिक्षा में अच्छी पढ़ सके, ऊँची जा सके। क्योंकि आजकल बेटी हर जगह में पुरुषों के साथ, भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। तो खोलने भी चाहिए सरकारी चीज़, या फिर उनको कुछ स्कॉलरशिप टाइप इस तरीके से उनको हेल्प करनी चाहिए। भारत विकसित, फरीदाबाद जो लोकसभा क्षेत्र पड़ता है वो भी विकसित हो। ये सर चाहते हैं, बिल्कुल विकसित हो, और हो भी रहा है। क्योंकि हमारी जो आज राजनीतिक पार्टी है वो अपने समय समय पर कार्य कर रही है, जनता की राय लेकर कार्य कर रही है कि उन्हें किस फील्ड में कौन सा काम करना चाहिए, लोगों को, युवाओं को कैसे जागरूक करना चाहिए, उनके बेरोजगारी को दूर करना चाहिए, उनके हर प्रकार से उनका विकास के सभी कार्य कर रही है। जाना था, क्या वो बन चुकी है? नहीं, फरीदाबाद अभी कह भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो औद्योगिक एरिया है उसमें इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। वो स्मार्ट सिटी अभी नहीं बनी है, क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, लोगों को बेरोजगार की कम, वहाँ पर कंपनी और फैक्ट्रियों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। अभी स्मार्ट सिटी तो नहीं बोल सकते उसे। हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पलवल में सफाई बहुत कम ही देखने को मिलती है। यहाँ पर लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए कि सफाई ऐसे गंदगी नहीं करनी चाहिए, पर नगर पालिका को भी, परिषद को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर सफाई करवाए। क्योंकि काफ़ी इधर वाला एरिया तो बिल्कुल 84 लाख तो बिल्कुल नहीं लगता। पर हर महीने सफाई के लिए 85 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, बट फिर भी इतनी सफाई का दौरा में दिखता नहीं है देखने के लिए। जी सर, बट नगर पालिका करती तो है खर्च। तो ये थी राजनीतिक विज्ञान की छात्राएं, जिन्होंने बेबाकी से अपने जो बात रखी और कहा कि अभी ना तो फरीदाबाद ही स्मार्ट सिटी दिखाई दे रहा है और ना पलवल की नगर परिषद ही कुछ काम करती हुई नजर आ रही है। देखते रहिए खबरदार पलवल। अभी कोई आदमी विरोधी आए, एक आदमी यहाँ खड़ा हो जाए, प्रश्न पिछली बार भी किया था ना, मालूम है ना उसका रिजल्ट क्या आया, पहले से ज्यादा वोटों से जीता। ये बौखलाहट है, ये छटपटाहट है, क्योंकि सामने लड़ने की तो हिम्मत नहीं है, तो इस तरह की छोटी मोटी हरकतें करेंगे। लेकिन हम अपने पॉजिटिव कामों में लगे रहते हैं, हमें सकारात्मक काम करना है। विरोधियों के पास कुछ नहीं है लड़ने के लिए, सिर्फ बीच बीच में ये कहीं पुतला जलवा देना, कहीं अर्थी निकलवा देना, कहीं एक आदमी से काला झंडा, इससे क्या बनने वाला है, ये लिख लो। पिछली बार भी कहा था ना, पिछली बार कहा था ना, आपको सही सिद्ध हुआ था ना। इस बार भी कह रहा हूँ, ये अभी आपका रिकॉर्ड हो जाएगा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी फरीदाबाद लोकसभा में पहले से ज्यादा वोटों से जिताएगी और जीतेगी भारतीय जनता। जीत आपकी होती है। पलवल और पलवल के आसपास की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें खबरदार पलवल के साथ। हम दिखाते रहेंगे इसी तरह आपको बड़ी बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं उपकार चौहान, आप देख रहे हैं खबरदार पलवल। चुनाव लड़ेगा और मुझे तो वो लड़ाएगा, क्योंकि मैं पार्टी में ना हूँ। और इतना भला हुआ है भी ना, लोग वो उस झूठ को चला रहा है ताकि वो आगे चल के ये समाज में और खासकर हमारे में ये कहते कि मैं तो कह रहा हूँ कि सुभाष चौधरी लड़ाऊंगा कांग्रेस से। यह बात को सब ध्यान रखो।
कहना मैं कह रहा हूँ झूठ ज्यादा चले सच कम चले। आप सब त्योहार मनाने का फिर भी कह दो कि दलाल साहब ने एक झूठ चला रहा घोर कि सुभाष चौधरी एमएलए का चुनाव लड़ेगा और मैं एमपी का लड़ूंगा। मुझे ना तो उस पर भरोसा, कल फाइनल हो जाएंगी वैसे टिकट कांग्रेस की 99% का भरोसा ना चुनाव लड़ेगा और मुझे तो वो लड़ाएगा क्योंकि मैं पार्टी में ना हूं। और इतना भला हुआ भी ना लोग वो उस झूठ को चला रहा है ताकि वो आगे चल के ये समाज में और खासकर हमारे में ये कहते कि मैं तो कह रहा हूँ कि सुभाष चौधरी लड़ाऊंगा कांग्रेस से। यह बात को सब ध्यान रखो। कहना मैं कह रहा हूँ झूठ ज्यादा चले सच कम चले। आप सब देखो ये फैसले कब कब लड्डू खवावे, इनके तो 4 फालतू गाना चाहिए। जिस तरह से कहावत है कि खाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, उस तरह से कांग्रेस की टिकट पे लिखा है टिकट पे लिखा है हारने वाले का नाम। तो फरीदाबाद लोकसभा की जो हार है वो किसके नसीब में आएगी ये एक तय होना बाकी है। मुझे लगता है कि अगर करण सिंह दलाल जी को यहाँ से टिकट मिलेगी तो अब तक का सबसे बड़ा एक जीत का मार्जिन हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का वो होगा। 9 से 10 लाख वोटों से वो यहाँ से चुनाव आराम से जीतने वाले हैं। ये मैं कोई अतिशयोक्ति के साथ नहीं बल्कि बहुत व्यवहारिकता के साथ में कह रहा हूँ। हमने भी एक आधे पैसा दे दिए पर वो पैसा भी 2-4 साल में उल्टे लौट के आगे कस तो लौट के भी ना आए। आज बगैर खर्ची और पर्ची के जो नौकरी मिल रही है कि कोई भी पहले अगर एक गांव से सभी इलाके की चौधरी लेके जाए किसी एमएलए के पास, किसी नेता के पास, किसी या बालक की नौकरी लगवा दे और वो सब मोहल्ले इकट्ठे करे हो, नेता ने इकट्ठे करे हो और एमएलए के पास 10-20-50 चक्कर लगा दे हो और जब भी कहते तो नौकरी लग जाए तो ना लग भी जाए और ना भी लगे और लग जाए तो पूरे इलाके में न्यो है जाई वहां को लड़का नौकरी लग गया। और अब एक ही जब भी कोई लिस्ट निकलती है तो गांव में से 2-4 बच्चे नौकरी लग जाते हैं और वो शोर भी उनको अभी वो भी ऐसे लोग हुए हैं वो भी शोर नहीं करते कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी लगाए। उनका भी दायित्व बनता है कि भाई वो भी पार्टी को प्रचार करें कि जब बगैर खर्ची पर्ची है आप बगैर किसी सिफारिश से नौकरी लगे तो उस नौकरी का भी प्रचार करें कि भाई बगैर हम किसी को खर्ची पर्ची दिए हुए नौकरी लगे। और ये भी पलवल की जनता को मूर्ख भी बताया था होडल के अंदर जब उनकी रैली थी। तो दलाल साहब का क्या है कि एक थोड़ा सा व्यक्ति की कई बार उम्र होती है और हार की एक फ्रस्ट्रेशन होती है। तो कई बार जब वो आती है तो कई बार आदमी जो चीज़ें होती हैं उन्हें नहीं बोल पाता है, उल्टी सीधी बातें मुंह से निकलने लगती हैं। तो मैं समझता हूं कि दलाल साहब को अब आगे राजनीति में एक व्यवहारिकता के साथ में बढ़ना चाहिए। उससे पहले उन्हें योग और अध्यात्म की शरण में जाना चाहिए। अपने मन मस्तिष्क को ठंडा करके, मन को शांत करके उन्हें आगे का अपनी राजनीति के बारे में निर्णय लेना चाहिए। हमने भी एक आधे पैसा दे दिए पर वो पैसा भी 2-4 साल में उल्टे लौट के आगे कस तो लौट के भी ना आए। आज बगैर खर्ची और पर्ची के जो नौकरी मिल रही है कि कोई भी पहले अगर एक गांव से सभी इलाके की चौधरी लेके जाए किसी एमएलए के पास, किसी नेता के पास, किसी या बालक की नौकरी लगवा दे और वो सब मोहल्ले इकट्ठे करे हो, नेता ने इकट्ठे करे हो और एमएलए के पास 10-20-50 चक्कर लगा दे हो और जब भी कहते तो नौकरी लग जाए तो ना लग भी जाए और ना भी लगे और लग जाए तो पूरे इलाके में न्यो है जाई वहां को लड़का नौकरी लग गया। और अब एक ही जब भी कोई लिस्ट निकलती है तो गांव में से 2-4 बच्चे नौकरी लग जाते हैं और वो शोर भी उनको अभी वो भी ऐसे लोग हुए हैं वो भी शोर नहीं करते कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी लगाए। उनका भी दायित्व बनता है कि भाई वो भी पार्टी को प्रचार करें कि जब बगैर खर्ची पर्ची है आप बगैर किसी सिफारिश से नौकरी लगे तो उस नौकरी का भी प्रचार करें कि भाई बगैर हम किसी को खर्ची पर्ची दिए हुए नौकरी लगे। और ये सब संभव है भारतीय जनता पार्टी में। आज आप देख रहे हैं कि माननीय चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में चुनावों का बिगुल बजा दिया गया है, डेट दे दी गई है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि आचार संहिता का किस तरह सरेआम उल्लंघन पलवल में देखा जा रहा है। जगह जगह जो खंबे हैं उन पर होर्डिंग टके हुए हैं और जो NHI के द्वारा पुल बनाया गया है उस पर भी आप देख सकते हैं जगह जगह आपको होर्डिंग्स टके मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो NHI के अधिकारी हैं वह अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। वहीं अगर देखें तो बस स्टैंड परिसर की जो दीवारें हैं उन पर भी अभी कहीं कहीं होर्डिंग टके हुए दिखाई दे रहे हैं। यह पुल पर होर्डिंग टके हुए
आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप जो देखेंगे यह बस स्टैंड परिसर की तस्वीरें हैं जिनमें होर्डिंग टके हुए आपको दिखाई देंगे। और इस तरह से अभी चुनाव प्रचार किया जा रहा है, सरकारी पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं आप देखेंगे कि NH-19 के ऊपर किस तरह सांड लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वह व्यस्त चौक है जो बस स्टैंड का है, लेकिन बस स्टैंड पर इस तरह पशुओं का लड़ना कभी भी कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। एक तरफ तो प्रशासन का कहना है कि इनके लिए व्यवस्था की गई है, वहीं आप देख रहे हैं कि यह टेम्पो स्टैंड बना हुआ है। बस स्टैंड परिसर को एक तरह से बस स्टैंड के सामने टेम्पो और रेहड़ियों के लगने के कारण जाम आए दिन लगा रहता है, लेकिन प्रशासन है कि वह मस्त है। पुलिस प्रशासन यहाँ कोई कार्रवाई करता हुआ किसी भी प्रकार से आपको दिखाई नहीं देगा, वह आपस में बातें करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर आप देखें तो जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने ही इस तरह से इनको लगाने की परमिशन दे रखी है और उसके बाद यह पूरे रोड को घेर लेते हैं। ना तो यहाँ से कोई निकल सकता है, कहीं तो व्यवसायीकरण हो रहा है, रेहड़ियाँ लगाई गई हैं, तो कहीं पर टेम्पो खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण आम जन का पैदल तक निकलना दूभर हुआ रहता है। आप देख सकते हैं यह पलवल के बस स्टैंड के आसपास की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप पुलिस वालों को भी देख सकते हैं जो खड़े हुए आपस में बातचीत करते हुए आपको नज़र आएंगे, लेकिन उन्हें आसपास जो टेम्पो वगैरह खड़े हैं वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह बीटा का बूथ है जो बस स्टैंड परिसर के सामने ही है, लेकिन यहाँ बीटा के सामान को छोड़कर बाकी सब चीज़ उपलब्ध है। बीटा का यहाँ पर परिषद के सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया, क्या है मामला? कल दिनांक 17/3/2024 को अजय रेजिडेंस ऑफ निवासी घोड़ी ने एक दरखास्त चौकी में आकर पेश की, जो कि नगर परिषद पलवल में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है और अधिकारियों के आदेश अनुसार वो होर्डिंग और बैनर हटा रहे थे। तो गौतम देवतिया निवासी कोंडल और अन्य साथी आए, उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया। जाति सूचक शब्द के आरोपियों के खिलाफ अभियोग अंकित किया गया है। वे आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कितने कर्मचारियों को चोटें आई थी? इसमें 4 कर्मचारियों को चोटें आई है, जिन्होंने मेडिकल करा के एम्बुलेंस भी हमारे हवाले की। किन किन धाराओं के तहत दर्ज हुआ? आरोपियों के खिलाफ मारपीट, वे जाति सूचक शब्द संबंधित धाराएं और सरकारी कार्य में बाधा डालने संबंधित धाराओं का प्रयोग लगाई गई। तो अभी कोई हिरासत में नहीं है? हिरासत में अभी नहीं, गिरफ्तारी की जा रही है। आगरा चौक के पास पुलिस ने नाका लगाकर वाहनों को चेक किया। वहीं पर जिन लोगों ने ब्लैक फ्लेम लगाई हुई थी उनको उतरवाया गया, तो कहीं पर जो सायरन लगा रखे थे उन्हें उतरवा करके फेंका गया। आपको बता दें कि आम लोग अभी तक पुलिस की हिदायतों को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम हर दूसरी या तीसरी गाड़ी पर आपको ब्लैक फिल्म नज़र आएगी, लेकिन प्रशासन पिछले 1-1.5 महीने से लगातार कार्रवाई कर रहा है। उसके बाद भी आप देखेंगे कि इस तरह लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, अपनी सवारियों में अलग से हॉर्न वगैरह का यूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस कर्मचारी एक गाड़ी से हॉर्न को निकालकर अलग कर रहे हैं। जी हाँ, इस तरह के अवैध रूप से लोग हॉर्न लगवा लेते हैं, जिनसे आम जन को परेशानी होती है। किसी ने हूटर लगवाया हुआ है तो किसी ने अलग प्रकार की आवाज़ करने वाले हॉर्न का प्रयोग लोग कर रहे हैं। जहाँ तक देखा जाए कि पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती से इन लोगों से निपटना चाहता है, लेकिन फिर भी आम जन है कि वह मान नहीं रहे हैं। कई बार पुलिस इस प्रकार के लोगों का चालान भी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी आम जन मानने के लिए तैयार तक नहीं है। क्या कार्रवाई की जा रही है आपके यहाँ पर? लाइट व्हीकल चेकिंग है प्रॉपर और ट्रिपल राइडिंग का, और जैसे हमारे जो ब्लैक फिल्म है ब्लैक करके लगाते हैं, यहाँ हमारा जो
गाड़ी में जैसे जो लाठी डंडा या उनको भी उतार दिया गया। ये चुनाव आचार संहिता को देखते हुए किया जा रहा है या एक्चुअली ये इलेक्शन का ही मैटर है और ये पीछे से भी काफ़ी दिन से चला आ रहा है। मैडम की तरफ से जो दिशा निर्देश है उन्हीं की तरफ से बुजुर्गों, माताओं, बहनों और इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त और हमारे बच्चों, वक्त बदलेगा, परिस्थितियां आपके अनुकूल है। निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी और हमारी जब सरकार बढ़ेगी तो हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दें और शिक्षा प्राप्त बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक अच्छे पद पर बिठाएंगे। कि हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे। उनकी शिक्षा प्राप्ति के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और पढ़े लिखे हर बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक अच्छे स्थान पर बिठाएंगे और राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाने के लिए तुम्हें कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं आएगी। उज्जवल होगा और राष्ट्र दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और हमारे बच्चे विश्व के स्तर पर अपना नाम कायम करेंगे। हरियाणा भारतवर्ष में अहम भूमिका निभाने वाला अच्छा प्रदेश होगा। हम देश के उज्जवल भविष्य के लिए आपको हर प्रकार की सहूलियात मुहैया करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के बीच में मुझे आकर के अपनी बात कहने का अवसर मिला। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ये विश्वास दिलाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हरियाणा प्रदेश का हर बच्चा उसकी योग्यता के मुताबिक अच्छे पद पर विराजमान होगा और हरियाणा का नाम रोशन करेगा। बस ये मैं उम्मीद करता हूँ। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप अपनी योग्यता को उजागर करें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। यही आपसे उम्मीद लेकर के आया हूँ। आपने मुझे जो उपकार दिया मैं उसके लिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका बहुत बहुत। पलवल के आकाश इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे कोचिंग लेते हैं, कितने बच्चे जेईई मीन्स की कोचिंग लेते हैं और कितने बच्चे नीट की कोचिंग लेते हैं, तो उन्होंने बताया। हमारे पलवल ब्रांच की बात कर रहे हैं जी। जो नीट की अगर हम बात करें तो 18 बच्चों का 600 से प्लस नंबर आया है जिनके गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन। और अगर हम जेईई की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें तो हमारे 8 बच्चों का सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेजेस में हुआ है इसी वर्ष की बात। जब आंकड़ों के द्वारा उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ लगभग 125 बच्चे नीट के लिए और 280 बच्चे जेईई मीन्स के लिए कोचिंग ले रहे थे, जिनमें से 18 और 8 बच्चों का नंबर आया है। मात्र 18 और 8। जैसा अभी सर का क्वेश्चन था, पहली चीज तो ये थी, मैंने आपको बताया 125 बच्चे थे, तो इसमें कुछ 11वीं के बच्चे। 11वीं का बच्चा अगले साल उन बच्चों के साथ एग्जाम नहीं दिखता, बट एक अलग बात है। तो इसमें से आप 40-40, 50-50 बच्चे कम कर लीजिए, क्योंकि वो 11वीं से 12वीं में जा रहे हैं। आपका प्रश्न है कि उनमें से बचे हुए बच्चों का क्या होगा। सर देखिए, एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट कॉलेज पे भेजना, 600 प्लस से ज्यादा स्कोर लाना, ये हमारा पहला उद्देश्य होता है। भगवान ना करे बच्चे का 600 से कम आता है तो उसको हम कहीं ना कहीं काउंसिल करते हैं, गाइड करते हैं बीडीएस के लिए, बीएचएमएस के लिए, बीयूएमएस के लिए। बच्चों को मेडिकल के करियर्स के ऊपर लाइट थ्रो करी जाती है। सारे बच्चे सर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बनते, कुछ होम्योपैथिक में जाते हैं, कुछ आयुर्वेदिक में जाते हैं, सारी चीजों पे लाइट थ्रो की जाती है। इन बच्चों को भी बताया जाता है कि आपका भी फ्यूचर है। बीडीएस में बहुत सारा बच्चा जाता है, डेंटल सर्जरी में जाना चाहता है, अच्छी नोबल फील्ड है। इसके बाद भी सर हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम उन्हें फार्मेसी के बारे में बताते हैं। आपने अब कोविड एरा से हम लोग निकल कर आए हैं, दवाइयों की क्या महत्व है,
वहां पे बी फार्मा बच्चा करने जाता है, बी फार्मा के बाद एम फार्मा करता है। तो हम कहीं ना कहीं इन 2 सालों में बच्चों को सारी गाइडेंस देते हैं कि अगर आप यहां नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं है कि आपकी यहाँ पे फिर से आपको ट्राई करना है, हम बिल्कुल उसको इनकरेज नहीं करते। हम कहते हैं कि आप इधर पे आ सकते हैं। इसके बाद भी सर कोई मेडिकल का बच्चा जो अभी भी स्ट्रगल करता है, और ये आपका प्रश्न बड़ा वैलिड है और अच्छा है, आपके थ्रू मैं चाहता हूं कि सबको पता चले। इसके बाद भी अगर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो कहीं ना कहीं टीचर उसे डे इन डे आउट, जब तक 2 साल का प्रोसेस चल रहा है पढ़ाने का, उसमें डे इन डे आउट कोशिश कर रहे हैं कि इसके नंबर ऊपर आए और ये 600 के ऊपर आ जाए जो हम चाहते हैं। नहीं आ पाता तो फिर हम इसको डिफरेंट करियर्स के बारे में बताते हैं और कहीं ना कहीं उनके माता पिता को भी गाइड करते हैं कि आपके बच्चे के पास ये करियर एवेन्यूज अवेलेबल है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा रहता है सर कि सिलेक्शन जो हम दिखाते हैं वो 18 और 12 जो सर ने अभी बताया वो दिखाते हैं, बट इन बच्चों को भी हम उनके अच्छे रास्ते पे लेके जाने के लिए माता पिता को गाइड करते हैं। सर बी फार्मा गांव गदपुरी में सामुदायिक भवन का उपायुक्त नेहा सिंह ने किया उद्घाटन। क्यूब रूट फाउंडेशन एंड दिल्ली आगरा टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड ने 35 लाख रुपए की लागत से कराया है यह निर्माण। आपको बता दें कि जिला के गांव गदपुरी में बुधवार को 35 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने उद्घाटन कर ग्रामीणों को समर्पित कर दिया। इस अवसर पर क्यूब रूट फाउंडेशन एंड दिल्ली आगरा टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट हेड वैभव शर्मा ने जिला उपायुक्त नेहा सिंह का पौधा भेंट कर स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल। ऑनलाइन माध्यम से जिला सचिवालय में दिखाया गया कार्यक्रम। जिला के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह रांगी ने लाभार्थियों को वितरित किए आयुष्मान कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से बुधवार को अपराह्न 4 बजे पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जिला सचिवालय के सभागार में ऑनलाइन माध्यम से दिखाया गया। जिला सचिवालय में आयोजित अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह रांगी ने बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत की। चीनी मिल की प्रबंध निदेशक शशि वसुंधरा ने किसानों को सिंगल बर्ड फोरफिट बिजाई का किया निरीक्षण। किसानों के गन्ने की अगेती व नई किस्म के अधिक से अधिक बिजाई करने के लिए किया प्रोत्साहित। द सहकारी चीनी मिल पलवल की प्रबंध निदेशक शशि वसुंधरा ने मंगलवार को औरंगाबाद, घोड़ी और मोहना इत्यादि गांवों में किसानों को सिंगल बर्ड फोरफिट बिजाई का निरीक्षण किया। चीनी मिल की प्रबंध निदेशक शशि वसुंधरा ने किसानों को गन्ने की अगेती व नई किस्म की अधिक से अधिक बिजाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मौके पर किसानों द्वारा दिए गए सुझावों को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कृषि के साथ साथ पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय। डीसी नेहा सिंह पशुपालन व डेयरी विभाग की योजनाओं का पशुपालक जरूर उठाएं लाभ। जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि बच्चों के जन्मजात हृदय दोष दूर करने के लिए वरदान है RBS के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रामेश्वरी। होडल में लगाए गए स्वास्थ्य जांच शिविर में 6 वर्ष से 63 बच्चों की जांच की गई और स्क्रीनिंग की गई। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तत्वाधान में सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार गर्ग के दिशा निर्देश पर डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रामेश्वरी के मार्गदर्शन में राधा आंगनवाड़ी केंद्र नजदीक किशन हॉस्पिटल होडल में शिविर लगाया गया। ब्रेकिंग न्यूज पलवल। युवक को अपनी पत्नी को बॉयफ्रेंड से बात करने से मना करना भारी पड़ा। पत्नी ने अपने भाई और अन्य साथियों के साथ मिलकर किया पति पर हमला। पति को झूठे केस में फंसाने के लिए पत्नी के भाई ने अपने कपड़े फाड़ लिए और दीवार में दे मारे सिर। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोपियों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट कर देसी कट्टा दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी। कैंप थाना पुलिस ने पत्नी व 2 सालों सहित 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पति व उसके परिजनों को बार बार मना करने पर पत्नी ने नहीं छोड़ी बॉयफ्रेंड से बात करनी। समझाने के प्रयास करने पर पत्नी ने दी पति को जान से हाथ धोने की धमकी। जी हां, आप जो ये देख रहे हो यह पूरी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी की है, जिसमें आपने देखा कि पत्नी ने अपने भाई और अन्य साथियों के साथ मिलकर किस तरह से हमला कर दिया और पति को झूठे केस में फंसाने के लिए पत्नी के भाई ने अपने कपड़े फाड़कर दीवार में सिर दे मारे।
ये पूरी सीसीटीवी की कवरेज है। आप देख सकते हैं कि आरोपियों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट कर देसी कट्टा दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी। कैंप थाना पुलिस ने पत्नी व 2 सालों सहित 12 लोगों के खिलाफ इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पति व उसके परिजनों को बार बार मना करने पर भी पत्नी ने नहीं छोड़ा था बॉयफ्रेंड से बात करना। समझाने का प्रयास करने पर पत्नी ने दी पति को जान से हाथ धोने की धमकी। ये पूरा मामला कैंप थाने में आता है और कैंप थाना पुलिस ने इस मामले में 2 सालों सहित 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्कूल की नौकरियां देंगे जो अभी तक खाली पड़े हैं और बीजेपी गवर्नमेंट दे नहीं रही है। इसी तरह हर ग्रेजुएट को, हर डिप्लोमाधारी को कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्टाइपेंड के रूप में देने की गारंटी करती है। और जो हमारी सामाजिक सुरक्षा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, जो असंगठित क्षेत्र है, जिसमें हमारे वेंडर हैं, जो हमारे अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, रेहड़ी पटरी है, दुकानों पे काम करने वाले हमारे गरीब वर्कर हैं, उनके लिए पेंशन की योजना कांग्रेस पार्टी बनाएगी, उसकी गारंटी देती है। और एक सही एनवायरमेंट के लिए भी स्कीम उनकी बनेगी। इसी तरह 5,000 करोड़ रुपए का सालाना एक हम फंड रखेंगे, जिससे युवाओं को अपना काम में, स्टार्टअप में मदद दी जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए का सालाना फंड। और महिलाओं के लिए भी हमारी पार्टी ने कल कुछ गारंटीज दी है, जिसमें महालक्ष्मी गारंटी है कि हर गरीब परिवार की महिला को प्रति वर्ष, गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र की तरफ से देगी। आधी आबादी पूरा हक नाम से एक प्रोग्राम हमारा होगा, जिसमें केंद्र सरकार की आधी नौकरियां महिलाओं को दी जाएंगी। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। और शक्ति का सम्मान, जो हमारी आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या मिड डे मील वर्कर्स हैं, इनका जो वेतन होता है, इनका मानदेय होता है, वो कम होता है और ये हमेशा स्ट्राइक करते रहते हैं, अपनी मांगे रखती रहती हैं। तो इनके लिए जो केंद्र का योगदान होता है, वो कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है कि हम दुगना करेंगे केंद्र का योगदान। इसी तरह हमारी अधिकार मैत्री एक योजना रहेगी, जिसमें हर गांव की पंचायत में एक अधिकार मैत्री की हम नियुक्ति करेंगे, जो हमारी पंचायत में चुनी हुई महिलाएं हैं या अन्य महिलाएं हैं, उनको उनके अधिकारों का बोध कराएंगी, उनको असिस्ट करेंगी, उनको जानकारी देंगी, ताकि महिलाओं को उनके पूरे अधिकार मिल सके। हर पंचायत में अधिकार मैत्री की नियुक्ति होगी। इसी तरह सावित्रीबाई फूले छात्रावास योजना है हमारी, क्योंकि हर जगह कामकाजी महिलाएं होती हैं। यहाँ भी फरीदाबाद में भी और पलवल जिले में भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके टीचर हैं या कुछ और हैं, इनके ट्रांसफर दूसरे जिलों में हो जाते हैं। अब दूसरे जिले में नौकरी भी कर रही है, रहने के लिए कोई मकान भी नहीं है, घर वाले की नौकरी कहीं और है, पत्नी की नौकरी कहीं और है, तो रहने की बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती है। तो कांग्रेस पार्टी का फैसला है कि जो मौजूदा हॉस्टल्स हैं, उनको तो दुगना किया जाएगा कामकाजी महिलाओं के लिए, महिला हॉस्टल्स को, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर जिले में कम से कम एक सावित्रीबाई फूले जी के नाम से महिला हॉस्टल अवश्य बनाया जाए कामकाजी महिलाओं के लिए। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की गारंटीज है, जिससे हमारे युवाओं को, महिलाओं को आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर किया जा सके और उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया जा सके। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की गारंटीज है। हरियाणा में एक बार फिर फेरबदल देखने को मिली है। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पद मुक्त कर दिया गया है और उनकी जगह नायब सिंह सैनी ने ले ली है। ये घटना बड़े ही तेजी से घटनाक्रम में आई और मंत्रियों ने भी व नायब सिंह सैनी ने कल शपथ ले ली। लेकिन सोचना यह होगा कि अब बदलाव कहां होंगे। जी हां, जो सरकारी संस्थानों में कैलेंडर लगे हुए हैं, जो वार्षिक कैलेंडर हैं, उनमें मनोहर लाल खट्टर का फोटो हटाया जाना
लाजमी है। नायब सिंह सैनी का फोटो लगेगा तो इस पर कितना खर्च होगा। जी हाँ, रोडवेज की जो बसें हैं उनके ऊपर मनोहर लाल खट्टर का पोस्टर लगा हुआ है, चाहे आगे हो, पीछे हो या दोनों साइडों में हो। उस पर कितना खर्च होगा जब वो पेंटिंग दोबारा से कराई जाएगी, पोस्टर मेकिंग दोबारा से कराई जाएगी, कितना खर्च होगा। एक मुख्यमंत्री बदल देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद कितना सरकार पर आर्थिक खर्च पड़ेगा। सरकार पर क्या, आम जो टैक्स पेयर हैं ये सब खर्च उन पर पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियां तो अपने हित में कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन क्या किसी ने सोचा कि इस तरह से जब परिवर्तन होगा तो उसका खामियाजा किस तरह से